नमस्कार, भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की शुरुआत एक ऐसी कहानी से जिसने बिहार में बवाल की चिंगारी को सुलगा कर रख दिया है। पूरी घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये मामला सीवान का है, जहां कभी बाहुबली शहाबुद्दीन के राइट हैंड रहे रईस खान पर परसों रात AK-47 से हमला हुआ। अब इस मामले में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर FIR दर्ज कर ली गई है। केस दर्ज कराने वाला और कोई नहीं, वही रईस खान है जिसने शहाबुद्दीन की सरपरस्ती में ही दहशत की ट्रेनिंग ली थी। एक जमाने में रईस खान की पहचान शहाबुद्दीन के नाम से होती थी, लेकिन आज वो रईस खान न सिर्फ बिहार में अपनी राजनीतिक पहचान बना रहा है, बल्कि शहाबुद्दीन एंड कंपनी को अपना दुश्मन बता रहा है। जितना भी केस हमारे ऊपर जितना भी केस लगा था आरजेडी की सरकार में लगा था, उस समय शहाबुद्दीन के लोगों से हमारी शहाबुद्दीन से अदावत थी, लड़ाई झगड़ा था, जिसकी वजह से जो भी होता था अपने पावर की वजह से वो लोग केस लगाए थे। हाँ, इस घटना में भी शहाबुद्दीन का ही लोगों का हाथ है। MLC चुनाव में उम्मीदवार रईस खान सोमवार की रात घर लौट रहे थे। रईस खान की गाड़ी पर गोली नहीं लगी, लेकिन काफिले में पीछे चल रही गाड़ी पर उसी के इलाके में हमला हुआ। AK-47 से गोलियों की बौछार की गई, जिसके सबूत आपके टीवी स्क्रीन पर है। जिस जगह रईस खान पर हमला हुआ, उस जगह पर हमारे रिपोर्टर शशांक पहुंचे और पाया कि हमले के सबूत अब भी सड़क पर बिखरे पड़े हैं। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। ये हुसैनगंज थाना का महुवल गांव है। यहीं पर कल रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमला हुआ है। रईस खान ने खुद हमसे बातचीत में कहा है कि AK-47 से उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। ठीक इसी रोड से कल जब वोटिंग समाप्त हुआ MLC चुनाव का, तो रईस खान अपने काफिले के साथ इसी रोड से गुजर रहे थे। ठीक इसी जगह पे उन पर फायरिंग हुई है। अब हमले ने सीवान को सुलगा दिया है। बदले की बात हो रही है और रईस खान का आरोप उसी शहाबुद्दीन गैंग पर है, जिसकी सरपरस्ती में रईस खान अपराध की दुनिया का भाई बना था। जांच के लिए मंगलवार को पुलिस की टीम रईस खान के घर पहुंची थी। ABP न्यूज की टीम भी उस वक्त वहां मौजूद थी। रईस की ओर से पुलिस में जो FIR दर्ज कराई गई है, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम है। ओसामा समेत 8 लोगों को इस AK-47 कांड का आरोपी बनाया गया है। ये पहला मौका है जब शहाबुद्दीन के मरने के बाद सीवान में उसके बेटे का नाम किसी बड़ी वारदात में लिया गया है। ओसामा को शहाबुद्दीन की विरासत का दावेदार माना जा रहा है। ओसामा अभी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। पिछले साल ओसामा की शादी में राजनीतिक दिग्गज जुटे थे। जिस तरह से इस गोलीकांड में ओसामा का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद अपराध की दुनिया में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि सीवान में गोलियों की ये गूंज नई कहानी लिख सकती है। अगला सीट पर वो बैठे थे और पीछे वाला सीट पर मैं और हमारे दाहिने साइड में 2 और लड़के और ड्राइवर। तो हम लोगों ने देखा कि तो गोली चल रहा है। गोली इतनी सनसनाहट थी, मैंने आवाज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रईस खान और अयूब खान 2 भाई हैं, जिन्हें अपराध की दुनिया में खान ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि रईस खान का कहना है कि वो अपराधी नहीं है। हम यहाँ के जनता के लोगों के दिल में बसते हैं और मेरा हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि गरीबों का सेवा करना, गरीबों का मदद करना, और सिद्धांत के लिए लड़ाई। जब कभी भी किसी भी सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाइएगा तो ऑटोमेटिक आप अपराधी हो जाइएगा। खान ब्रदर्स का नेटवर्क बंगाल, बिहार, यूपी और झारखंड तक फैला है। रईस को 2015 में पुलिस ने मोस्ट वांटेड घोषित किया था। 2016 में गिरफ्तार करने गई पुलिस पर गोलियां चली थी। बाद में रईस खान को गिरफ्तार किया गया। 2016 में गिरफ्तारी के वक्त रईस खान पर सिर्फ बिहार में ही 46 मामले दर्ज थे और तब रईस के पास से गिरफ्तारी के दौरान सेना का हैंड ग्रेनेड मिला था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। अब रईस खान का सत्ताधारी JDU के नेताओं के साथ उठना बैठना है। JDU का एक नेता लगातार रईस खान को भाई बताकर बदले की बात कर रहा है। ठोक का जवाब दिया ही पाका पकी कहतन गारंटी
जो न्योता ही कैले बा ओकरा दुगुना न्योता कर देव जा हमने में कहीं दिक्कत नहीं है, चाहे जौना तरह से होके। सत्ता और अपराध का ये कॉकटेल बिहार में क्या नई कहानी लिखेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से बिहार में AK-47 से गोलियां निकली है वो आने वाले दिनों में रक्त रंजित राजनीति का ट्रेलर दे रहा है और इशारा कर रहा है कि बिहार का सीवान बदलापुर बनने वाला है। सीवान से शशांक की रिपोर्ट। तो चलिए भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तकनीक से अपराधियों की पहचान वाला बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। लोकसभा से पहले ही ये बिल पास हो चुका है। बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पुराने कानून को बदलने की जरूरत है। कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस बिल को असंवैधानिक करार की दिया है और इसका विरोध भी किया है। तकनीक के जरिए होगी अपराधियों की पहचान। इस बिल को पहले लोकसभा से पास कराया गया और अब ये राज्यसभा से भी पास हो चुका है। तो भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और बात महंगाई की कर लेते हैं। आम आदमी की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसी पर इन दिनों महंगाई आफत बनकर टूटी हुई है, लेकिन सरकार कह रही है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में महंगाई कम है। महंगाई ने जेब पर कैसे डाका डालना शुरू कर दिया है, सरकार भी आज ये रिपोर्ट जरूर देखे और समझे अपने दावे को। क्या कर सकते हैं, सरकार के जो मन में आ रही है उसे कर रही है। क्या करें, कैसे बच्चे पाले, तो रोज बढ़ा रहे हैं। 2022 को में महीने निकल जाता था पेट्रोल, अब 3000 कर जाता है। पेट्रोल बढ़ गया है सर कि अब लगता है गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा और साइकिल लेना पड़ेगा। अनलिमिटेड बढ़ते जा रहे हैं, डेली पैसे बढ़ रहे हैं, उससे क्या फायदा है सरकार का, ये बताओ ना। हम तो अपनी जेब से, हमारी तो रोजी रोटी उतनी है। रोज तो भाव बढ़े जा रहे हैं। एक बार मतलब अभी तो चल के आना पड़ेगा मंदिर में, इतना अनअफोर्डेबल हो गया है। अभी इलेक्शंस थे तो थोड़ा पेट्रोल का दाम कम कर दिया, फिर उसको वापस बढ़ा दिया। चुनाव खत्म होते ही जनता की जेब पर पड़ी महंगाई की मार। एक बार फिर तेल से जुड़े हैं महंगाई के तार। हर चीज इसके हिसाब से सारी चीजें सब महंगी होती जा रही है। सारी एसेंशियल आइटम्स जितनी हैं सब महंगी हो रही है। बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक मतलब मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सर मेरे तो कमाई तो हो नहीं रहे, महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, अब इसी में गुजारा करना पड़ रहा है। रिसेंटली अपने बच्चों के लिए स्कूल की कैब बुक करी। लास्ट ईयर जब मैंने बुक की थी उस टाइम वो 1000 रुपये देते थे पर मंथ, और आज की डेट में 2000 रुपये मांग रहे हैं। सीधा डबल का फर्क पड़ेगा पेट्रोल के रेट बढ़ने से। देश में हर राज्य में पेट्रोल पहुंच चुका है 100 रुपए लीटर के पार। संसद से सड़क तक महंगाई पर मचा है हाहाकार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। लगभग हर रोज दाम बढ़ रहे हैं। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दाम में पिछले एक महीने में उछाल आना शुरू हुआ। 10 मार्च को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 95 रुपए 41 पैसे थे। आज पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे मिल रहा है। कई राज्यों में तो डीजल के दाम भी 100 रुपए के पार पहुंच गए। 10 मार्च को दिल्ली में डीजल के दाम 86 रुपए 67 पैसे थे और आज 1 लीटर डीजल 96 रुपए 67 पैसे का मिल रहा है। सीएनजी भी आज 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है और ये एक दिन की कहानी नहीं। दिल्ली में 10 मार्च से अब तक 1 किलो सीएनजी पर 13 रुपए 57 पैसे बढ़ चुके हैं। 57 रुपए 51 पैसे प्रति किलो वाली सीएनजी का आज का दाम है 66 रुपए 61 पैसे। सड़क पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की मार पड़ी है तो रसोई में सिलेंडर और पीएनजी ने बजट बिगाड़ दिया है। सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ है। 10 मार्च को सिलेंडर का रेट 899 रुपए 50 पैसे था, जो आज की तारीख में 949 रुपए 50 पैसे मिल रहा है। पीएनजी भी 6 रुपए प्रति एससीएम महंगी हुई है। 35.61 रुपए प्रति एससीएम वाली पीएनजी अब 41.61 रुपए तक पहुंच गई है। महंगाई डायन लगातार अपना मुंह फाड़ रही है। जनता का बुरा हाल है। मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि संसद तक में गूंज रहा है। के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करते हैं। विपक्ष लगातार संसद में महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। हमारे यहाँ बताए जाते हैं कि रशिया और यूक्रेन के साथ जंग हो रहा है, इसके लिए तेल की कीमत बढ़ते जा रहे हैं।
और दूसरी तरफ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि हम डिस्काउंटेड तेल मिलते हैं, हम डिस्काउंटेड तेल खरीदते रहेंगे। आप कौन सा बात सच है, आप खुद कहिए। सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों पर दलील देते हुए बताया कि बीते साल में विदेशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल की कीमतें काफी कम बढ़ी हैं। गैसोलीन एट द पंप कंपैरिजन बिटवीन अप्रैल 21 and March 22 in USA the increase percentage is 51%, in Canada 52%, in Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58%, श्रीलंका 55%, इंडिया सर 5%। राजनीति के बीच आम आदमी बेहाल है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर रोजमर्रा की चीजों जैसे सब्जी फल पर पड़ना शुरू हो गया। सर महंगाई बढ़ती जा रही है, काम इतने है नहीं, रोजगार है नहीं, लॉकडाउन से सब टूटे हुए हैं। जेब पे तो असर पड़ रहा, काफ़ी असर पड़ रहा, क्योंकि 80 पैसे लगभग रोज ही बढ़ रहे जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पहले कंट्रोल किया, तब चाहती तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती थी गवर्नमेंट। अब क्या करें, हम अकेले बोलने से कोई होगा, जनता एक हो जाए तो हो सकता कम हो जाए, एकता में बहुत शक्ति होता है। अब अकेला हम बड़बड़ करेंगे कोई मतलब नहीं। महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों के एक्शन से खलबली मची हुई है। एक के बाद एक सत्ताधारी पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसे में अब महाअघाड़ी के भीष्म पितामह ने मोर्चा संभाला है। जी हां, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद महाअघाड़ी नेताओं पर एक्शन को बदले की कार्रवाई कहा। तस्वीरें पुरानी हैं लेकिन खबर नई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। संसद भवन में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने करीब 25 मिनट तक चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन में हैं और निशाने पर महाअघाड़ी सरकार के नेता हैं। और आज पीएम से मुलाकात में शरद पवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी, क्या प्रोवोकेशन क्या था? जस्ट बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर सेटिंग। अब कल की इस तस्वीर पर नजर डालिए जब शरद पवार ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं को अपने घर डिनर पर बुलाया। पवार की एक ओर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठे थे, दूसरी ओर शिवसेना सांसद संजय राउत। और आज ही पवार ने राउत पर ईडी की कार्रवाई का मुद्दा पीएम के सामने भी उठा दिया और साथ ही उन्होंने उद्धव सरकार के काउंटडाउन पर ब्रेक लगाया और खुद यूपीए अध्यक्ष पद से भी किनारा किया। मेरा पर्सनल ये कहना है कि ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं खुद तैयार नहीं हूँ, कि मैंने कई बार कहा है। दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट। भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का रविवार शाम को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जो वारदात हुई उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। आईआईटी बॉम्बे जैसे बेहद प्रतिष्ठित संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला शख्स आतंकियों जैसा बर्ताव करने लगा। उस शख्स का नाम मुर्तजा अब्बासी है। मुर्तजा पर जांच का फंदा कसा तो पता चला कि घर की छत पर वो बंदूक से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। मुर्तजा के पास जो पेन ड्राइव मिली उसमें जिहाद के लिए उकसाने वाले तमाम वीडियोस मौजूद हैं और आज तो अलकायदा के उस आतंकवादी का नाम भी सामने आ गया है जिसे मुर्तजा अपना गुरु मानता था। हम लोग दोनों लोग बैठे थे, तो हम और हमारे गोपाल भैया पीछे से आया, लगा वार करने, हम लोग समझ ही नहीं पाए। अब ये है कि बच्चा मानसिक रोगी है और बचपन से ही मानसिक रोगी था, हम लोग को समझ नहीं आया, लेकिन इसका 25 साल में जो बाइपोलर होता है वो आउटबर्स्ट करता है। जामनगर में आजकल उस कंपनी का नाम है न्यारा, वहाँ जाकर के आप चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात कर सकते हो। मानसिक तौर पे विक्षिप्त था क्या? ऐसा नहीं कह सकते, मूड अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो फिर कुछ नहीं।
अब उसके मन में पता नहीं क्या था, मेंटल था। अगर मेंटल होता सर तो सभी आदमी को, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को मिलता तो सब पे वार करता, मगर केवल वर्दीधारी पर ही वो अटैक कर रहा था। पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। जिस तरह वारदात हुई वो आतंक की गवाही है। जिस तरह के सबूत मिले वो आतंकी साजिश का इशारा कर रहे हैं। अमेरिका, अल-कायदा, ISIS और मुर्तजा का जो कनेक्शन सामने आ रहा है वो किसी बड़ी वारदात की तैयारी का हिस्सा लग रहा है। अल-कायदा और ISIS से कैसे जुड़े हैं गोरखनाथ मंदिर में हमले को अंजाम देने वाले मुर्तजा के तार, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा रविवार की उस तस्वीर पर गौर कीजिए जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। रविवार को शाम 7 बजे का वक्त हो रहा था। आम दिनों की तरह इस दिन भी मंदिर में भीड़ थी और सड़क पर आवाजाही हो रही थी। मंदिर के मेन गेट से 4 कदम पर गोपाल और अनिल नाम के 2 PAC जवान मौजूद थे। उसी वक्त पीछे से मुर्तजा पहुंचा जिसने एक गमछे में धारदार हथियार छिपा रखा था। ऐसे PAC वाले सब कल बैठे थे, वो अकस्मात आ गया उधर से। जब आया तो ऐसे गमछे में लपेटा था, कुछ गमछे में लपेटा था, उसमें से निकाला और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई, तुरंत वहां से कावल बाकी उनको चलाना शुरू कर दिया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये वीडियो कार के अंदर बैठे एक शख्स ने बनाया है। सामने चेक शर्ट और जीन्स में 30 साल का मुर्तजा दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में धारदार हथियार है और वो हमला करने के लिए पुलिस वालों की तरफ बढ़ रहा है। सामने पुलिस मौजूद है लेकिन मुर्तजा की आंखों में खौफ का कोई निशान नहीं। कुछ देर बाद एक शख्स मुर्तजा की तरफ पत्थर फेंकता हुआ दिखाई देता है। कुछ मिनटों के भीतर गोरखनाथ मंदिर के बाहर माहौल दहशत से भर गया। मौके पर मौजूद मंजू सहनी बता रही हैं कि कैसे ATM के भीतर छिपकर वो सब कुछ देख रही थी। गोरखनाथ गेट पर कोई अचानक आदमी बड़ा सा हंसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं, उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया। उतने में पूरी फोर्स आ गई। अचानक हंसुए से देख रही थी, मेरे सामने का आंखों देखा है सर। मुर्तजा गोरखनाथ मंदिर के गेट पर मौजूद दोनों जवानों को बुरी तरह घायल कर चुका था। अल्लाह कुछ ऐसे बोला, फिर इसके कारण तुरंत मार दिया। बट से मारने की कोशिश की हम दोनों ने कि बट से मारूं ताकि उसके नाक के बिना फूट जाए और वो मूर्छित हो जाए, पर वो हम दोनों के ऊपर लगातार वार पे वार करता जा रहा कि फिर वहाँ से अंदर गेट की तरफ घुसा। गेट की तरफ घुसने के बाद वो सिविल पुलिस के जो जवान बैठे हुए थे सिपाही, उन लोगों पे भी उसी रफ्तार में दौड़ाया। तो वो लोग भी इधर से सभी लोग मेन गेट को लॉक किए। मेन गेट को लॉक करने के बाद जैसे वो अंदर फंस गया तो फिर कुछ आम पब्लिक और हमारे पुलिस सिपाही और PAC के जवान सभी लोग एकत्रित होकर उसको घेर कर ईंट और पत्थर का प्रयोग किए, जिसके कारण ईंट लगने से वो वहीं पे मूर्छित हुआ और थोड़ा सा धराशायी होकर झुका। फिर उस पर अटैक करके हम लोग धर दबोचे उसको। गोरखनाथ मंदिर में घात लगाकर पुलिस वालों को निशाना बनाना चौंकाता है और उससे भी ज़्यादा हैरान करती है ये बात कि जब IIT बॉम्बे जैसे बड़े संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाला देश का युवा ऐसी वारदात को अंजाम दे। यूपी के गोरखपुर में आलीशान सा दिखता ये घर मुर्तजा अब्बासी का है। ATS
जब इस घर में जांच के लिए पहुंची तो पता चला कि मुर्तजा कई दिनों से घर की छत पर एयर गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो बंदूक चलाने की कोशिश में था। रविवार को मुर्तजा ने हमले को अंजाम दिया और उसके एक दिन पहले वो महाराजगंज के रास्ते नेपाल पहुंचा था। महाराजगंज में ही मुर्तजा ने धारदार हथियार खरीदा था। मुर्तजा की पेन ड्राइव से भड़काऊ वीडियो बरामद हुए हैं, वो वीडियो जो जिहाद को उकसाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुर्तजा के गुरु का नाम भी सामने आया, वो नाम है अनवर अल अवलाकी। अलकायदा का आतंकी था अनवर अल अवलाकी। ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकवादी अवलाकी को अपना आदर्श मानकर उसके बताए रास्ते पर चलना चाहता था मुर्तजा। अवलाकी यमन मूल का एक मुस्लिम धर्मगुरु था। अवलाकी ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अवलाकी हिंसा को धार्मिक कर्तव्य बनाने की वकालत करता था। अमेरिकी मूल का अवलाकी 2007 से यमन में छिपा हुआ था। अमेरिका ने अवलाकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा था। 30 सितंबर 2011 में ड्रोन हमले में मारा गया था अवलाकी। अवलाकी का परिचय देना जरूरी इसलिए था क्योंकि मुर्तजा जिस शख्स को अपना गुरु मान रहा है वो कौन था और उसकी सोच क्या थी, ये देश को पता चलना चाहिए। मुर्तजा ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इसका जवाब तलाशा जा रहा है और जवाब के लिए मुर्तजा के परिवार से बात हुई तो उन्होंने मुर्तजा अब्बासी की दिमागी हालत को ब्यौरा देने वाले ये पर्चे पेश किए। देखिए, अब ये है कि बच्चा मानसिक रोगी है और बचपन से ही मानसिक रोगी था, हम लोग को समझ नहीं आया। लेकिन इसका 25 साल में जो बाइपोलर होता है वो आउटबर्स्ट करता है, यानी अपना को पूरी तरह से वो दिखा देता है, यानी पूरा रौद्र रूप बाइपोलर का जो है ये आता है। तो उसमें अप्रैल 2018 में उसको जो है वो हेलुसिनेशन हुआ। ये सब जामनगर में आजकल उस कंपनी का नाम है न्यारा, वहाँ जा कर के आप चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं, वहाँ के HR डिपार्टमेंट से बात करते हैं। वो तो IIT मुंबई से पढ़ा है इंजीनियर। तो इस तरह बीमारी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लोगों को ही होती है। बीमारी के बारे में बताते हुए मुर्तजा के पिता कहते हैं कि ये बीमारी ब्रिलियंट लोगों को होती है। बीमारी किसे होती है ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, लेकिन 30 साल का मुर्तजा अब्बासी ब्रिलियंट था, इसमें कोई शक नहीं। वो ब्रिलियंट था क्योंकि उसने IIT बॉम्बे में दाखिला लिया था। IIT बॉम्बे में दाखिला लेने वालों को ब्रिलियंट क्यों कहा जाता है वो समझिए। 1958 से बने IIT बॉम्बे की गिनती देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में की जाती है। IIT जी में प्रवेश के लिए हर साल 22 लाख लोग बैठते हैं। IIT बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग की सिर्फ 126 सीटें हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला उन्हें ही मिलता है जिनका कट ऑफ 2109 से कम हो। मतलब चुने जाने के चांस सिर्फ 0.001% होते हैं और उसमें मुर्तजा अब्बासी को चुना गया था। इतना ब्रिलियंट होने के बावजूद मुर्तजा अब्बासी कानून के शिकंजे में है। और ये है उसकी वो ताजा तस्वीर जब मुर्तजा को ATS की टीम लखनऊ हेडक्वार्टर लेकर आई थी। शानदार दिमाग वाला मुर्तजा केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके देश के काम आ सकता था, लेकिन उसने आतंक का रास्ता चुना। वो इस रास्ते पर क्यों गया और कैसे गया, ऐसे तमाम सवालों के जवाब उसे देने होंगे। सर, अब तक जांच में क्या निकल के आया और किन बिंदुओं पर एजेंसीज काम कर रही हैं? इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक बड़ी घटना को करने की साजिश थी। इसके पास जो भी शस्त्र था उससे उसने घातक हमले किए हैं और काफ़ी ग्रीवियस इंजरी जो है
गंभीर चोटें उसने जो है 2 सिपाहियों को पहुंचाई हैं। तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो राइफल छीन के उससे फायर करता या कोई बड़ी घटना कारित कर सकता था। तो इसीलिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम लोग सारे एंगल्स को खंगाल रहे हैं और बहुत जल्द ही इसके तह में जाकर इस केस का पर्दाफाश करेंगे। आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाला मुर्तजा आतंक के रास्ते पर बढ़ गया हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बड़े बड़े आतंकी ऊंची तालीम लेने के बाद भी दहशतगर्द बने हैं। मिसाल के तौर पर अलकायदा के ओसामा बिन लादेन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अलकायदा का आतंकी अल जवाहिरी एक डॉक्टर था। मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद 2 मास्टर डिग्री ले चुका है। आईएसआईएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी के पास पीएचडी की डिग्री थी। वर्ल्ड बैंक की स्टडी के मुताबिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती होने वाले 69% युवा कम से कम 10वीं पास तो थे। हालांकि मुर्तजा का परिवार उसे दिमागी रूप से बीमार बता रहा है, जबकि मुर्तजा की पत्नी रह चुकी शादमा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। 3 साल पहले साल 2019 में मुर्तज़ा और शादबा की शादी हुई थी, लेकिन शादाब के पिता के मुताबिक दोनों के बीच में बनी नहीं। मुर्तज़ा की मां बेटी को परेशान करती थी। जिस साल शादी हुई उसी साल मोबाइल पर दोनों का तलाक भी हो गया। उन्होंने कुछ नहीं, बस हमसे पहले का पूछा क्या था, वो कैसा था, उसके बारे में हमें कुछ पता है कि नहीं। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं हमसे पूछा। रिजर्व रहता था, बहुत कम बोलने वाला इंसान था। मेरी नॉर्मली उससे ज़्यादातर बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उसकी मम्मी को नहीं पसंद था। मेरा माहौल अलग था, उसका अलग था। वो रिलीजियस थोड़ा था, हम बिल्कुल रिलीजियस नहीं है। मतलब काफ़ी हद तक हम लोग के थॉट्स अलग थे एक दूसरे से। मेरा मिजाज थोड़ा आज़ाद है, हम थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं चीज़ों में। वो लोग उतना नहीं थे ऐसे। उन लोग को पर्दा या ये सब चीज़ें उन लोग करते थे, हमारे यहाँ उतना ज़्यादा माहौल नहीं था। मेरे माहौल पे, मेरे मिजाज पे उनको लगता था हम बहुत घरेलू टाइप की लड़की हैं। उनको मतलब बहुत सीधी सादी चाहिए थी लड़की, घरेलू, जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब ना हो। मानसिक तौर पे विक्षिप्त था क्या? ऐसा नहीं कह सकते। मूड अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो फिर कुछ नहीं। मुर्तजा के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्या वो मानसिक तौर हम इतना ज़्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिस पे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मुर्तजा ने हमला तो रविवार को किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसके तमाम कारनामों का कच्चा चिट्ठा सामने आने लगा है। 2010 में मुर्तजा का दाखिला आईआईटी बॉम्बे में हुआ था और 2015 में वहां से पास हुआ। जानकारी मिली है कि पढ़ाई के वक्त ही मुर्तजा का झुकाव सीरिया की तरफ हो गया था। वजह थी उसका गुरु अल अवाकी, जो यमन में छिपा हुआ था। पढ़ाई के दौरान 2012 से 2015 के बीच नेपाल के जरिए सीरिया तक पैसा भेजा था। 2020 और 2021 में नेपाल के जरिए 8 लाख रुपए सीरिया भेजे गए थे। मुर्तजा के जिन 4 बैंक अकाउंट के जरिए लेन देन हुआ, उसे जांच एजेंसियां अब खंगाल रही हैं। मुर्तजा से शुरुआती पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर जांच एजेंसियां अब लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तमाम जो जानकारियां मिली हैं उन पर काम करते हुए एटीएस ने यूपी के 7 जिलों में छापेमारी की है, जिनमें कई संदिग्धों को भी उठाया गया है। और कल देर रात जब एटीएस की टीम यहां पर आई थी तब भी इस मकान से एक संदिग्ध को लेकर के गई थी। छापेमारी में कई अहम जानकारियां, पुख्ता जानकारियां भी एटीएस और एसटीएफ की टीमों को मिल रही हैं और इस छापेमारी का दायरा बढ़ाया जाएगा। और अब अगली खबर, नवरात्र चल रहे हैं। इस दौरान कई लोग मांस मछली नहीं खाते हैं। दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट दुकानों को बंद रखने के फैसले पर बवाल बढ़ता जा रहा है। मीट दुकान बैन के विवाद में अब प्रधानमंत्री मोदी तक का नाम घसीटा जा रहा है। दिल्ली के 2 नगर निगम की तरफ से नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद रखने के फैसले पर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। मीट पर शुरू हुए इस घमासान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए, तो वहीं ओवैसी ने पीएम मोदी तक के नाम को विवाद में जोड़ दिया। महुआ मोइत्रा ने संविधान का हवाला देते हुए कहा, मैं साउथ दिल्ली में रहती हूं, संविधान मुझे इजाजत देता है, जब मेरा मन करे मैं मीट खाऊं और दुकानदार को कारोबार करने की भी इजाजत देता है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता दिल्ली के विवाद को कश्मीर ले जाकर हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा, रमजान में हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक नहीं खाते। मैं समझता हूं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में फिर ये भी सही फैसला होगा कि हम गैर मुस्लिम नागरिकों और पर्यटकों के इस दौरान सार्वजनिक तौर पर खाने पर रोक लगाएं। अगर दिल्ली के लिए बहुसंख्यक वाला ये फैसला सही है तो जम्मू कश्मीर के लिए भी सही होना चाहिए। MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मीट की बिक्री पर बैन को लेकर पीएम मोदी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कारोबार के नुकसान पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली का दंगल अब पूरे देश में पैर पसार चुका है। राइट टू चॉइस आप डिनाई कर रहे हैं, इक्वल राइट्स आप डिनाई कर रहे हैं, और आपके घरों में तो आकर खाना नहीं बना रहे हैं वो, या आपको जबरन लेकर नहीं जा रहे हैं मीट शॉप्स में कि आप खरीदिए। देखिए, मैं खुद शाकाहारी, ना मैं हमारे घर में अंडा आता, ना हम प्याज खाते, पर क्या हमारे सम्मान नहीं करना चाहिए उन लोगों का जो खाते होंगे? दरअसल इस साल दिल्ली में नवरात्र पर मीट दुकान बैन करने का फैसला लिया गया। पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 11 अप्रैल तक मीट दुकानों को बंद करने के लिए कहा है। आदेश का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माने की बात कही गई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी को कत्ल खाने भी बंद रखने का आदेश जारी किया है। नियम का सख्ती से पालन हो और जो पालन ना करे उसका चालान काटा जाए। जब भी कोई नया लाइसेंस हमसे लिया जाएगा या कोई नया लाइसेंस के अप्लाई करेगा, इवन पुराने लाइसेंस में भी हम ये कंडीशन के साथ में करेंगे, ड्यूरिंग नवरात्रा आपको दुकान मीट शॉप चिकन की दुकानें बंद रखनी पड़ेगी। उस दौरान आप कोई चिकन और मटन नहीं बेचेंगे, तो लाइसेंस की पॉलिसी में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तरफ इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं बीजेपी के कई सांसद फैसले के समर्थन में हैं। नगर निगम के इस फैसले को लेकर सियासी वार पलटवार के बीच कारोबारी परेशान नजर आ रहे हैं। एकदम से 3 दिन बाद से अचानक कह दिया गया कि मार्केट बंद कर दी जाए नवरात्रि की वजह से, 11 तारीख के बाद में खोली। तो ये रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले हैं, तो ये बताइए कहाँ से खाएंगे? लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ है, मछली, मीट और जो भी सामान पड़ा है तो वो सड़ जाएगा। बताइए उसका कारण तो ये दुकानदार करेगा क्या? मीट दुकानों को बंद करने का फैसला सुविधाजनक राजनीति की वही अगली कड़ी है जिसे सब अपने हिसाब से धीमी आंच में पका रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।